हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अप्रैल मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। पिछली वाली वीडियोस में हमने राजस्थान परिदृश्य, आर्थिक समीक्षा और बजट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है, डिटेल डिस्कशन किया है। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक और बात, अगर आपको मूमल करंट अफेयर की 6 मंथ की जो मूमल करंट अफेयर चाहिए वो भी राजस्थान परिदृश्य है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5 राज्यों के विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया है। उस परिणाम में कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं, उन मुख्यमंत्रियों के नाम, उन राज्यों के राज्यपाल का नाम और जो मुख्यमंत्री बने हैं उनकी पार्टी का नाम। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो नए बने हैं तो इसलिए आपके क्वेश्चन आने की भी संभावना ज़्यादा है इनसे, ठीक है। इसमें फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ। कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ। और ये कौन सी पार्टी से हैं? ये बीजेपी से हैं। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। इतनी डिटेल आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है इसमें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान बने हैं। कौन बने हैं? भगवंत मान बने हैं। और ये कौन सी पार्टी से हैं? ये आम आदमी पार्टी से। कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से हैं, ठीक है। और वर्तमान में पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। इतनी डिटेल आपको पंजाब के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। और इनको शपथ दिलाई है उत्तराखंड के राज्यपाल हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं और इन्होंने ही पुष्कर सिंह धामी को जो है शपथ दिलाई है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसमें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन सिंह। कौन बने हैं? एन बीरेन सिंह बने हैं। और वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो एल गणेशन है। कौन है? एल गणेशन है। एल गणेशन है। नेक्स्ट इसमें कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रमोद सावंत बने हैं। कौन बने हैं? प्रमोद सावंत बने हैं। और जो ऊपर वाले जो मुख्यमंत्री बने थे उनमें मैंने पार्टी बताना भूल गई मैं, तो उनकी पार्टी आपको याद रखनी है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनकी पार्टी है बीजेपी। और दूसरे हैं मुख्यमंत्री बने हैं मणिपुर के एन बी बीरेन सिंह, उनकी पार्टी भी बीजेपी है। और ये गोवा के प्रमोद सिंह सावंत है, उनकी पार्टी भी जो है बीजेपी ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में किसे एयर इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एन चंद्रशेखर को। किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखर को एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बनी है? तो ये बनी है जिया राय बनी है। कौन बनी है? जिया राय बनी है, जो कि पाक जल डमरू के मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज दौड़ने वाली महिला तैराक बनी है। ये कौन बनी है? जिया राय बनी है। कौन बनी है? जिया राय बनी है। अब आपको ये याद रखना है कि पाक जल डमरू मध्य है कहाँ पर? पाक जल डमरू है कहाँ पर? तो यह जो जल संधि है जो कि भारत और उसके श्रीलंका के मध्य है, पाक जल डमरू संधि है, जल संधि है एक, जो किस किस के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय मूल के चिकित्सक जिन्हें व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट नियुक्त किया गया है? तो आशीष झा को किया गया है। किसे किया गया है? आशीष झा को किया गया है। भारतीय मूल के चिकित्सक जिन्हें व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है आशीष झा को। किसे? आशीष झा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है अजय भूषण पांडे को किया गया है। किसे किया गया है? अजय भूषण पांडे को जो है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं न्यायमूर्ति D.N. पटेल बने हैं। कौन बने हैं? न्यायमूर्ति D.N. पटेल बने हैं। न्यायमूर्ति D.N. पटेल की फुल फॉर्म हो जाएगी धीरूभाई नारायण भाई पटेल को जो है दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि दूरसंचार में आने वाले जो भी जितने भी विवाद हैं उनके लिए जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये कौन बने हैं? देवशीष पांडा बने हैं। कौन बने हैं? देवशीष पांडा बने हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण क्या कार्य करता है, तो ये भारत में बीमा और बीमा उद्योगों को रेगुलेट करने तथा उन्हें बढ़ावा देने का कार्य करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GCTM की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है, तो ये की है जामनगर गुजरात में। कहाँ की है? जामनगर गुजरात में। याद रखना, विश्व संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की गई है? जामनगर गुजरात में की गई है। इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना। अब ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो स्टार्ट की गई है, ये क्यों स्टार्ट की गई है या इसके क्या लाभ हैं, तो 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जो है इसकी स्थापना करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। वो भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम के द्वारा तथा भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर इसे स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि हम दुनिया भर में जो आयुर्वेद है उसको दुनिया भर में स्थापित कर सकेंगे। जो हमारी जो पारंपरिक जो चिकित्सा है उसे जो है विश्व में जो है हम नेतृत्व कर सकेंगे उसका, और हम उन्हें सिखा सकेंगे कि जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा भारत की तो है, तो भारत जो है पूरे विश्व को सिखा सके कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके जो है अपने स्वास्थ्य को और अच्छा बनाया जा सकता है। पारंपरिक चिकित्सा की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता, पहुंच और तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? जामनगर गुजरात में। याद रखना, जामनगर गुजरात में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है। कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और इस पार्क का नाम भी चेंज कर दिया गया है, तो FLO इंडस्ट्रियल पार्क का नाम FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली विधानसभा जिसे राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया है, तो ये किया है नागालैंड ने। ई नाम सुनते ही समझ जाना कि सारा कार्य जो है डिजिटल होगा। देश की पहली विधानसभा जिसे राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया है, तो ये किया है नागालैंड ने, ठीक है। और इन्हें जो ये जो ई एप्लीकेशन है उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए या ई एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को जो है पैसे वितरित कर रही है। और इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, तो इसमें केंद्र और राज्य की बात करें तो 60-40 है इनका रेशियो है। और केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका रेशियो भी आपको याद रखना है। तो केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों का जो रेशियो है वो 90:10 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
कि देश की सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी में जो है सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मार्च 2022 में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ये किया है गुजरात ने। याद रखना, गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है और इसमें राजस्थान की स्थिति भी आपको याद रखनी है। तो राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो राजस्थान ने 11वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अब नीति आयोग के बारे में कुछ जानकारी जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? अमिताभ कांत है। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत का पहला वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटक के द्वारा जो है भारत का पहला वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में जो है, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिजिटल वाटर डेटा बैंक में सभी संस्थानों और स्रोतों से जल संबंधी डेटा की विशिष्ट सूची प्रदान करने के लिए जो पानी के विभिन्न पहलुओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करे। पानी को सप्लाई करने से संबंधित आने वाली प्रॉब्लम्स या जो जल प्रदूषण है उससे निपटने के लिए क्या जो उपाय किए जा सकते हैं, ये सारी जानकारी जो है आपको एक्वेरियम, जो वाटर डेटा बैंक है एक्वेरियम, उस पर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है, तो ये किया है कोलकाता में। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पर जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं को दर्शाने के लिए विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है, तो ये की गई है बेंगलुरु में की गई है। याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है, ये की गई है बेंगलुरु में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसके अध्यक्ष किया गया है नियुक्त एस गोपाल कृष्णन को जो है भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का संबंध किस राज्य से है, तो ये हरियाणा से है। कौन से राज्य से? हरियाणा से है। और विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला जो है ये 35वां सूरजकुंड मेला था। ये अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के रूप में हरियाणा में आयोजित किया गया था और हरियाणा में ही आयोजित किया जाता है ये। और इसमें क्या होता है कि हमारी जो हस्तशिल्प कला है, भारत की हथकरघा है या संस्कृति विरासत है जो प्रसिद्ध है, उन्हें जो है इस मेले में प्रदर्शित किया जाते हैं। चाहे वो कपड़े हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारे हाथ से बनाई हुई कोई भी चीज़ें हो, ये सारी जो है इस मेले में प्रदर्शनी की जाती है उन चीज़ों की। तो विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का संबंध कौन से राज्य से है? हरियाणा से है। और ये कौन सा मेला था? 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि पेंशन दान करे योजना ये क्या है, तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो चल रही थी उसके तहत जो असंगठित श्रमिक थे उनकी प्रीमियम राशि का भुगतान करने की अनुमति प्रदान की है। तो पेंशन दान करे योजना की शुरुआत की है, यानी कि वो अपनी प्रथम जो प्रीमियम राशि है जो पर मंथ वो जमा करवाएंगे उसकी स्टार्टिंग कर दी गई है। पेंशन दान करे योजना के नाम से उन्होंने इसे स्टार्ट किया है। ठीक है, अब इसमें याद रखना है कि आपको कि इसमें जो श्रमिक है उसका कितना योगदान होगा और भारत सरकार का जो है कितना योगदान होगा, तो इसमें 50-50 का रेशो है। इसमें भारत सरकार जो है 50% पैसे देगी और जो श्रमिक है जिसको पेंशन दी जानी है उसे भी 50% पैसे जमा करवाने होंगे। जैसे कि
50 रुपये तो है जो श्रमिक है वो जमा करवाएंगे और 50 रुपये सरकार अपनी तरफ से है जो जमा करवाएंगी। इसमें जो है एज दी गई है वो 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के जो युवा हैं वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और उन्हें 60 वर्ष के होने के बाद जो है प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी इस योजना के तहत। याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस माह तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की है? तो ये की है सितंबर 2022 तक। कब तक की है? सितंबर 2022 तक की गई है। भारत सरकार जो कि कोविड-19 से जो है हर महीने जो है 10 किलो जो गेहूं दे रही है उसमें 5 किलो के गेहूं के पैसे लेती है सरकार और 5 किलो जो है गेहूं फ्री दे रही है सरकार। तो उस योजना को बढ़ाए जाने की मंजूरी प्रदान की है। तो कब तक? सितंबर 2022 तक इसको बढ़ाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा स्टार्ट किया गया है और ये जो शिक्षा अभियान है वो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब होता है कि इसमें राज्य के साथ केंद्र का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, केंद्र भी इसमें कुछ सहायता करती है। वो योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं कहलाती हैं। ठीक है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो है और अच्छी शिक्षा लाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और उनमें समानता लाई जाए, लैंगिक समानता हर प्रकार से जो है समानता लाई जाए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए उनमें और साथ ही साथ उनके कौशल को भी जो है बढ़ाया जाए। ऐसी शिक्षा लाने के लिए जो है उच्चतर शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया है और इसमें जो है राज्य और केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन भी आपको याद रखना है। ये अभियान अक्टूबर 2013 में स्टार्ट किया गया था। इसके तहत सामान्य श्रेणी के जो राज्य हैं उनका रेशियो है 40-60 का होगा। ठीक है। केंद्र सरकार 40% पैसे देगी और केंद्र सरकार 60% पैसे देगी और राज्य सरकार 40%। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90-10 का रेशियो होगा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% सहायता केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का नवीनीकरण कर नया नाम दिया गया है। उसका नाम याद रखना, सभी के लिए शिक्षा। याद रखना ये इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का नवीनीकरण कर उसका नाम चेंज किया गया है सभी के लिए शिक्षा। केंद्र सरकार ने 2022 से 27 के लिए प्रौढ़ शिक्षा की एक नई योजना बनाई थी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। तो उसको मंजूरी प्रदान की है और इसका अभी नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम याद रखना, सभी के लिए शिक्षा। इसमें क्या होता था, अभी जो नई शिक्षा नीति आई थी उसमें क्या था कि 15 वर्ष के या उससे अधिक के आयु के जो बच्चे हैं जो कि किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए हैं तो उनका पढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था इसमें प्रौढ़ शिक्षा में। लेकिन जो सभी के लिए शिक्षा है उसमें ये किया गया है कि जो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं, गैर साक्षर लोग हैं, तो उनको भी जो है शिक्षित किया जाएगा और उनको भी इसमें कवर किया गया है। बस इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और चीज़, अगर आप राजस्थान परिदृश्य की 6 महीने की एक वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको एक ही वीडियो में जो है राजस्थान की 6 मंथ की जो करंट अफेयर है वो आपको एक ही वीडियो में अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।